स्टूडेंट, आज मैं हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक समास जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। समास ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ये क्लास 10th 12th फर्स्ट ईयर 9th और अदर एग्जाम्स जिसमें हिंदी आपका व्याकरण लगा हुआ है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। समास की परिभाषा देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो उस संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है कोई शब्द जब बड़ा है तो उसको छोटा करके कम शब्दों में लिखना। जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति, अब आपको पता होगा विभक्तियाँ आपकी 7 प्रकार की होंगी, जबकि संस्कृत में हम इन्हें 6 प्रकार की पढ़ते हैं। विभक्तियों में आपके जो कारक चिन्ह होते हैं वो छिपे हुए रहते हैं और जब समास हम बनाते हैं तो इन कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि आपने जो कारक चिन्ह होते हैं उसमें आपने कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये वाला चार्ट आपने पढ़ा होगा और ये चार्ट आपके विभक्तियों का ज्ञान कराता है। ठीक है, इसमें कारक चिन्ह आपके छिपे हुए रहते हैं। तो जब किसी शब्द में हम कारक चिन्हों को हटाते हैं तो वो जो संरचना बनती है उसको हम समास कहते हैं। अब जब हम कारक चिन्हों को हटा देंगे तो समास का जो शब्द होगा वो छोटा हो जाएगा या संक्षिप्त रूप सामने आ जाएगा। उस संक्षिप्त रूप को ही हम समास के नाम से जानते हैं। अब ये परिभाषा आपके बोर्ड में लिखने के लिए नहीं आती है, सिर्फ आपको इसको पढ़ना है। कहाँ से आपके प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं, वो सब मैं आपको नीचे वीडियो में बताऊंगी। तो क्या मतलब हुआ? जब 2 या 2 से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आप जानते हो, 2 शब्दों को बीच में जो चिन्ह जोड़ता है उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह जैसे कि हमने लिखा माता पिता, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो माता और पिता। जब हमने कारक चिन्हों का यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? माता और पिता। तो और चिन्ह का जो लोप होता है वो करने के लिए है हम एक चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि ये लिखा माता, इधर लिख देती हूँ, इधर माता पिता। अभी बीच में ये चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको हम योजक चिन्ह के नाम से जाते हैं। जब ये चिन्ह लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि और जो आपका शब्द है उसका लोप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है तो संक्षिप्त पद को ही समास कहा जाता है। तो योजक चिन्हों को हम हटा के जब हटाते हैं तो कौन सा शब्द छिपा रहता है? और या चा शब्द। ठीक है, आगे देखिए। समास कर लेने पर प्राय पदों की विभक्तियों का लोप हो जाए। जैसा कि मैंने बताया जो भी विभक्तियां लगी होंगी का, की, के, से, ठीक है, जो विभक्तियां लगी होती हैं उनको हटा दिया जाता है, उन शब्दों को हम कहते हैं समासक। अब उदाहरण में देखिए कैसे। उदाहरण में जैसे आपका लिखा हुआ है घोड़ा युक्त गाड़ी, तो घोड़ा युक्त गाड़ी को हम छोटा करने के लिए क्या कह सकते हैं? घोड़ा गाड़ी। तो युक्त ये शब्द जो जोड़ा गया है थोड़ा सा अलग सा और बड़ा सा लग रहा है, तो इसको संक्षिप्त रूप करने के लिए हम उस शब्द को क्या नाम दे देते हैं? घोड़ा गाड़ी। ऐसे ही दही में पड़ा हुआ बड़ा, ये बड़ा शब्द है, टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए हम क्या कह देते हैं? दही बड़ा। ठीक है, तो जो ये संक्षिप्त आपको शब्द दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? ये समास है। ठीक है, क्या है? ये समास है। ठीक है, संक्षिप्त रूप ही क्या होगा? आपका समास होगा। समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं। अब इसमें समास में जो आपका पहला ये शब्द रहेगा ये पूर्व पद कहलाएगा, इस तरीके से पूर्व पद, और जो लास्ट का शब्द ये रहेगा ये आपका उत्तर पद कहलाएगा। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला आपका शब्द। ठीक है, समास के दोनों पदों को क्रमशः पूर्व पद तथा उत्तर पद कहते हैं। आगे उपर्युक्त उदाहरणों में घोड़ा युक्त, जैसे कि मैंने ये बताया आपको इतना शब्द, तथा दही, जैसा कि इसमें ये पूर्व पद है, मतलब ये शब्द के पहले लगी है तो पूर्व पद हो गई। और गाड़ी तथा बड़ा, जैसा कि इसमें गाड़ी और ये बड़ा उत्तर पद है, तो ये 2 शब्दों में डिवाइड हो गए। पूर्व पद मतलब पहला पद, स्थान दिया गया इनको, और उत्तर पद मतलब बाद का पद।
दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। आगे देखिए समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। यह समास के 6 भेद बताए गए हैं, जिसमें द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। आप जो कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं उनको द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि ये 4 समास पढ़ने हैं। कक्षा 10th के विद्यार्थियों को ये 4 समास पढ़ने हैं। आपका अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास ये आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये 2 समास नहीं पढ़ने 10th के विद्यार्थियों को। बाकी सभी लोगों को 6 समास जो दिए गए हैं सारे पढ़ने हैं, ठीक है। आगे इंटर में वर्क करेंगे, फर्स्ट ईयर में वर्क करेंगे और 6 आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ग्रामर हमेशा हिंदी में लगी हुई आती है, तो ये कभी ज़्यादा पढ़ लोगे तो ये नुकसान नहीं करती है। अब पहला समास देखिए, जिसमें आपका है पहला द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो तथा संपूर्ण पद समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। आपको कोई परिभाषा याद नहीं करनी है, ना परिभाषा आपकी पूछी जाती है, सिर्फ आपको उसकी परिभाषा में कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने। जैसे कि द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची, जैसे कि मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। पहला पद जो आपका होगा समास का, मैं बताया आपको समास के 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले जो शब्द लिखा रहेगा उसको पूर्व पद कहेंगे और बाद का जो शब्द लिखा रहेगा उसको हम उत्तर पद कहेंगे। तो क्या कह रहा है, समास का पहला पद जो होगा पूर्व पद वो कैसा हो गया, संख्या में दिखाई देगा आपको, काउंटिंग। जैसे कि मैथ में काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग वाले शब्द आपको दिखाई देंगे, तो वो समास क्या कहलाएगा, आपका द्विगु समास कहलाएगा। अब देखिए समस्त पद, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको ये जो आपकी परिभाषा है या जो मैंने उदाहरण आपको समझाया, ये सब आपके सिर्फ समझने के लिए था। आपका प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये आपका समस्त पद और विग्रह। कभी कभी विग्रह आ जाता है, समस्त पद पूछ लिया जाता है, और कभी कभी समस्त पद आ जाता है, विग्रह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जितने भी आपके मैंने ये कॉपी में नोट डाउन किए हैं या जिनका मैं वीडियो बना रही हूँ, वो अभी तक बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं। जो अभी तक के 10 साल के प्रश्न पत्र हैं उनमें आए हुए बोर्ड के प्रश्न हैं, मैंने वही आपके उतारे हैं जो बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं। अनइम्पोर्टेंट मैंने एक भी इसमें से नहीं दिया है। अगर आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ इतना आप पूरा तैयार कर लेंगे तो आपके 2 नंबर के समास में से बोर्ड में 100% फंसेंगे। देखिए पहला, नवग्रह। विग्रह में होगा 9 रत्नों का समूह है। अब देखो 9 का मतलब आप जानते हो क्या होगा, 9 होगा। तो ये देखो ये संख्या हो गई, काउंटेबल हो गया ये। तो ये जो संख्या जहाँ पे आएगी उस समास को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। क्या कहेंगे, द्विगु समास, ठीक है। तो जहाँ पे आपको पंचवटी 5 वटों का समूह, तो ये देखो 11 13 15 पूछे, ऊपर वाला 8 10 और 11 में आया। अगला सप्ताह है। सप्ताह कितने, 7 दिनों का होता है, तो 7 दिनों का समूह 11 13 14 15 में पूछा गया। चौराहा 4 राह है, तो ये भी देखो मैथ का हो गया, संख्यावाची। 4 रास्तों का समूह 16 13 12 11, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। अष्टग्रह 16 में आया। 8 ग्रहों का समूह। तिरंगा 2015 में आया। 3 रंगों का समाहार या समूह, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको संख्या दिखाई देगी, जैसे ये 3, अष्ट, चौ, सप्ताह, पंचवटी, जहाँ पे भी आपको ये संख्या दिखाई दे रही है उसमें सारे में आपके द्विगु समास होंगे। अब तिरंगा आपका 2015 में पूछा गया था। अगला देखिए 7 में ये पूछा गया चौमासा। इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिखा हुआ है। चौमासा मतलब 4 मासों का समाहार। जब जानते हो चौमासा जब बरसात होती है तो 4 महीने लगातार ये जो आपका माह होता है, कहते हैं आषाढ़ का माह आ गया, पानी बरसेगा, ठीक है। तो चौमासा, चौ माने 4, मासा माने महीना, 4 मासों का समाहार। तो 16 14 12 में ये प्रश्न आपका पूछा गया। अगला त्रिकोण। 3 कोणों का समाहार। मैथ में आप सभी त्रिकोण पढ़ते हो, 3 कोने, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल हो गया। तो 3 कोणों का समाहार 15 और 13 में आया हुआ। फिर अगला है पंचपात्र। 15 13 11 में। पात्र मतलब बर्तन, 5 पात्रों का समूह। त्रिफला, तो त्रि माने 3, फला माने फल, ठीक है।
तो 3 फलों का समूह। 13 और 12 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो पंच, त्रि और त्रिकोण, ये सब कौन से आपके समास हो गए? ये सब आपके हो गए द्विगु समास के उदाहरण। जहाँ पे भी संख्या आएगी, ठीक है, उस संख्या किस में आती है? जब हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपके काउंट करने के लिए संख्या दिखाई देगी वो सारे आपके द्विगु समास में होंगे। अगला दूसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा या युग्म। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच और चा शब्द का लोप रहता है। अब आपको इसमें ये याद रखना है, द्वंद्व समास के कितने? दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, इसमें दोनों पदों को उतनी वरीयता दी जाएगी जितने पहले को दी गई है, जबकि द्विगु में आपके पहले पद की प्रधानता थी जो संख्यावाची था। ठीक है, आपको परिभाषा नहीं याद करनी, सिर्फ इतनी सी ट्रिक याद रखनी है कि दोनों पद प्रधान होंगे तथा दोनों के बीच में आपका जो और चा चिन्ह होगा उसका लोप होगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप विग्रह करेंगे उनका तो आपको चा या और शब्द दिखाई देगा। अब देखिए समस्त पद और विग्रह। प्रश्न समस्त पद देंगे तो विग्रह पूछ लेंगे और विग्रह देंगे तो समस्त पद पूछ लेंगे। जैसे भी प्रश्न आएगा दोनों तरीके से मैंने आपको ये बताया है। नर नारी, तो जो योजक चिन्ह लगा है मैंने ये बताया, ये शब्द क्या करता है? ये जो आपका चिन्ह लगा ये क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और जब जोड़ेंगे तो इस चिन्ह का यूज करेंगे और जब विग्रह करेंगे तो उसमें जो पद का लोप हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे नर और नारी, तो क्या मतलब हुआ? नर और नारी, और आया। तो जहां पे भी आपको ये चिन्ह दिखाई देगा, बस इतना याद रखो, ये चिन्ह आपको दिखाई देगा या फिर आपका चा और ये दो शब्द आपको जोड़ने होंगे, तो वहां पे आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और जहां पे संख्या दिखाई देगी वहां पे आपका द्विगु समास होगा। बस इतना याद रखना है। अगला हानि लाभ, तो हानि और लाभ सबके नीचे सन दिया गया है। 11 या 13 में पूछा गया। हानि लाभ 14-15 में पूछा गया। जल थल, तो क्या कहेंगे? जल और थल 15। माता पिता, तो माता और पिता ये आपका 11 और 13 में पूछा गया है। अब इसके आगे आपका दिया गया है दिन रात, तो दिन और रात 11, 13, 15 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। 11, 13 और आपका 15 में। अब आगे देखिए पिता पुत्र, तो योजक चिन्ह फिर आया पिता और पुत्र। 11, 13, 14 में पूछा गया। अब नोट में मैंने कुछ लिखा है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में जितनी वरीयता पिता को दी गई उतनी पुत्र को दी गई। दोनों समान है क्योंकि योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है। तो दोनों पदों की, जहाँ प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, दोनों पदों की प्रधानता किस समास में होती है? तो ऑप्शन लगाने के लिए आ जाए तो आप निशान लगाएंगे द्वंद्व समास में। विग्रह करते समय और चा का प्रयोग किया जाता है। और चा का प्रयोग किया जाता है जब हम विग्रह करेंगे तब। जैसे कि इस साइड लिखा हुआ है विग्रह हमने किया पिता और पुत्र का, तो और हमने जोड़ा हुआ है। जब विग्रह करेंगे तो और या चा शब्द लगाएंगे और ये इस साइड आपका योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो ऐसे शब्दों में कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। तीसरा समास आपका है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण, अब विशेषण जो शब्दों की विशेषता बताता है, तथा दूसरा पद विशेष होता है। विशेष क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद होगा। अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने द्विगु समास पढ़ा जिसमें पहला पद जो संख्यावाची होगा, ठीक है, वो प्रधान रहेगा। फिर हमने द्वंद्व समास पढ़ा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे, पहला भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। जबकि कर्मधारय समास में जो बाद का पद होगा उत्तर पद वो प्रधान होगा। ठीक है, तो जो मैं अंडरलाइन दे रही हूँ ये आपको याद रखना है, तभी आप आसानी से टिक लगा पाएंगे या समास विग्रह कर पाएंगे आप। ठीक है, अब सब देखिए समस्त पद और विग्रह। पीताम्बर, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में लगभग सिमिलरिटी रहती है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं रहता है। जब आप डीपली पूरे शब्दों को पढ़ेंगे तो आप सूक्ष्म अंतर के माध्यम से दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, ओनली ट्रिक याद रखेंगे या कोई शॉर्ट वर्जन देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोनों चीज़ों में अंतर करना आ पाएगा। देखिए पीताम्बर, तो अंबर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, और पीत का मतलब होता है पीला। तो क्या अर्थ हुआ? पीला है, यहाँ पे है लिखेंगे, पीला है जो अंबर या वस्त्र। तो कपड़े की विशेषता क्या बताई जा रही? कपड़ा किस कलर का है? तो पीले कलर का है। तो ये विशेषता हो गई किसी शब्द की। जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो पीताम्बर का क्या हो जाएगा? पीला है जो अंबर या पीला है जो वस्त्र, वो आपका कहलाएगा कर्मधारय समास।
वो किसकी प्रधानता हो रही, ठीक है, ये लास्ट वाला जो आपका उत्तर पद है वो कपड़े की, क्योंकि हम कपड़े से समझ रहे हैं कपड़ा कैसा है, पीला है, ठीक है। अगला नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, ठीक है, तो नीला कमल 13-14 पूछा गया प्रश्न है। अगला नीलांबर, ठीक है, तो नीला 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 हो गया कलर, अंबर मतलब आसमान, तो क्या है, नीला है जो अंबर, आसमान की विशेषता, अंबर कैसा है, आकाश कैसा है, नीला है, ठीक है। तो ये विशेषता जो बता रहे हैं वहाँ पे कर्मधारय समास आपका होगा। अगला सत्पुरुष, सत्पुरुष का मतलब है सत माने सच्चा, सच्चा है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता बता, पुरुष कैसा है, झूठा है सच्चा है, तो विशेषता बताई जा रही है वो सच्चा है। तो 16 और 15 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। फिर अगला आपका है श्वेत कमल, कमल कैसा है, श्वेत है, ठीक है, क्रीम कलर का श्वेत है जो कमल, 15, 14, 11 में ये पूछा गया है। फिर है महात्मा, महात्मा का 15, 14, 11 में पूछा गया। महात्मा महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है, तो ये विशेषता बता रहा है आत्मा की, तो इसमें लास्ट वाला जो शब्द होगा उसकी प्रधानता है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब करेंगे आत्म महान कौन है, तो आप कहोगे आत्मा महान है, तो लास्ट वाले शब्द से ही तो हमें पता चल रहा है कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। तो इसमें जो आपका कर्मधारय समास में रहेगा उत्तर पद आपका प्रधान रहता है। अगला नीलोत्पल, ये 13 में आया है। उत्पल का मतलब होता है कमल, नील का मतलब जानते हो नीला, नीला है जो उत्पल या कमल, तो कमल कैसा है, नीला है, तो ये विशेषता बताई जा रही कमल की। अगला चंद्रमुख, 14, 13, 12 में आया, चंद्रमा के समान मुख, अब यहाँ पे आपका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान, तो विशेषता बताई जा रही। अगला इंपॉर्टेंट है मीनाक्षी, मीन का मतलब होता है मछली, ठीक है, और अक्षी का मतलब होता है आंखें, तो मीन के समान आंखें हैं जिसकी, उसको हम कहेंगे मीनाक्षी। 14 में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो जहाँ पे विशेषता बताई जाएगी शब्दों की, ठीक है, तो लास्ट जो शब्द उत्तर पद होगा उसकी प्रधानता रहेगी, तो इसे हम कर्मधारय समास में जानते हैं। अब स्मरणीय तथ्य कुछ मैंने नोट लिखा है। कर्मधारय समास में एक पद प्रायः विशेषण रहता है, तो कर्मधारय समास में विशेषण रहेगा, मैं पहले आपको बता चुकी, क्योंकि शब्दों की जो विशेषता बताएगा तो वहाँ पे विशेषण शब्द आपका रहता है। अलंकारिक दृष्टि जहाँ उपमा तथा रूपक अलंकार होते हैं वहाँ कर्मधारय समास माना जाता है। अब जैसे कि हमने बताया था चंद्रमुख, तो मुख को किसकी उपमा दी गई है, चंद्रमा की उपमा दी गई है, ठीक है, या मुख चंद्रमा के समान है तो उपमा, और मुख चंद्रमा है तो इस तरीके से रूपक भी हो सकता है। तो उपमा रूपक अलंकारों का भी कई शब्दों में प्रयोग रहेगा, और कई शब्दों में आपकी विशेषता भी बताई जाएगी, तो विशेषण की भी प्रावधानता रहेगी, किसमें, कर्मधारय समास में। आइए हम चौथा देखते हैं, जिसमें आपका है बहुब्रीहि समास, जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहला जो आपका समास था जिसमें हमने सबसे पहले द्विगु समास पढ़ा, जिसमें आपके संख्यावाची पूर्व पद की प्रधानता होती है। फिर हमने द्वंद्व समास पढ़ा जिसमें आपकी दोनों पदों की प्रधानता रहेगी। फिर हमने तीसरा पढ़ा जिसमें आपके कर्मधारय में उसमें उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। फिर चौथा हम देख रहे हैं जिसमें ना ही पहले पद की ना ही उत्तर पद की, किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी, वहाँ पे आपका कौन सा, बहुब्रीहि समास होता है। आपको परिभाषा सिर्फ पढ़नी है, लिखने को नहीं आएगी, ओनली परिभाषा के सहायता से हम जो समस्त पद होंगे वो विग्रह होंगे, उनको इजीली कर ले जाएंगे। अगला देखिए, इसमें लंबोदर, लंबोदर 11, 12 और 4 में आया हुआ है। लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है, किसका है उदर लंबा, गणेश जी का, तो अर्थात ये अन्य पद प्रधान हो गया क्योंकि गणेश जी है इसमें आ गए। उदर लंबा किसका है, अर्थात गणेश, अर्थात लग के जब कोई तीसरा पद प्रधान हो जाएगा या उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को प्रधानता दी जाएगी तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखिए, दशानन 11, 13, 14 में आया। 10 है आनन, आनन का मतलब होता है मुख, जिसके ऐसे रावण, तो रावण के 10 मुख थे ना, तो किसको प्रधानता दी गई, अन्य पद, जिसमें रावण को। अगला नीलकंठ, मैंने सिर्फ वही शब्द लिए हैं जो बोर्ड में अभी तक आपके पूछे गए हैं, मैंने एक भी ऐसा शब्द नहीं लिया जो अभी तक बोर्ड में ना आया हो। आप इस चीज को नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं सन डले हुए। नीलकंठ 11, 13, 15, नीला है कंठ जिसका, ऐसे शिव जी। अगला चतुरानन 11, 13, 14, 15, 16 में आया है। 4 है मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। आनन का मतलब तो होता है, चतुर का मतलब हो गया 4 और आनन का मतलब हो गया है मुख, तो जिसके 4 मुख हैं अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला पंचानन
5 हैं मुख जिसके, आनन का मतलब होता है मुख, अर्थात शिव या सिंह कहा गया उन्हीं को। अगला है चंद्रमौली, और इसी का एक और है चंद्रशेखर, ये दोनों एक ही साथ पूछा था, इनके दोनों का मीन एक ही है। चंद्रमौली, चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात शिव। और चंद्रशेखर का भी जवाब बनाएंगे तो चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात शिव जी। ठीक है, तो ये चंद्रमौली और चंद्रशेखर एक ही हैं, और ये आपके जो आपका बहुब्रीहि समास होगा उसमें आएंगे, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता हो जाएगी, शिव जी को वो स्थान दे दिया जाएगा। अगला चक्रपाणी, यूपी बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट 15, 14, 13 बार पूछा गया। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु। ठीक है, चक्र विष्णु भगवान ही तो चलाते, तो चक्र है पाणी में जिसके, ठीक है, पाणी मतलब हाथ में, तो कौन है, विष्णु, अर्थात तीसरे को प्रधानता दे दी। श्वेतांबर, अगला देख लीजिए, श्वेतांबर 15 और 12 में आया है। श्वेत है अंबर, अंबर कहते हैं वस्त्र का, वस्त्र का पर्यायवाची है अंबर, जिसका अर्थात सरस्वती। ठीक है, अगला त्रिनेत्र 16 और 12 में आया है। 3 है जिसके नेत्र, अर्थात सिर। अगला गंगाधर इंपॉर्टेंट 16, 15, 14 में आया है। गंगा को धारण किया है जिसने, अर्थात शंकर, इन जटाओं में गंगा को धारण किए, अर्थात कौन, शंकर भगवान। अब नोट में इस समास में जो आपका ये बहुब्रीहि समास है, इसमें अन्य पद की प्रधानता रहेगी, इस बात को आपको याद रखना है। और इनका समास विग्रह जो होगा वो शब्दात्मक न होकर वाक्यात्मक होगा, क्योंकि आगे आपने देखा है छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके बगल में आपने देखा कि बड़ा सा वाक्य लिखा हुआ है, तो आपको इस वाक्य को देखकर ही समझ जाना है कि ये बहुब्रीहि समास आपका